किशोर जी। नहीं, मैं अनंत विजय की ये बात से सहमत हूं कि महिला वोटर्स का अंदाजा किसी भी पार्टी ले नहीं पाई। अगर वो मोदी की तरफ झुकते हैं तो जो हमारा भी जो प्रेडिक्शन है वो भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अनंत विजय, एक बात मैं कहता हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, हाँ, और रहूंगा। संघ का स्वयंसेवक हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाला ही हूं। लेकिन मुझे मोदी और शाह जी की राजकारण पसंद नहीं आया, इसलिए हम छोड़ के चले गए। अभी नितिन गडकरी का नंबर आ जाए तो मैं पूरी पार्टी के साथ आ जाऊंगा। अभी हमें 212 218 आना तो चाहिए। क्या कह रहे हैं किशोर जी आप? अभी इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, आप उसमें शामिल है, आप कह रहे हैं नितिन गडकरी आ जाए तो आप इस तरफ आ जाएंगे। अरे तो महाराष्ट्र का अरे मैं महाराष्ट्र का पंतप्रधान बनता है और 212 218 अगर बीजेपी के रहते हैं तो मुझे निसंकोच महाराष्ट्र के सारे पार्टियां उनके साथ खड़ी रहेगी, ये बोलने में कोई वो नहीं है। क्योंकि तो यही बोलने गए थे क्या खड़गे साहब को आप? मीटिंग में खड़गे साहब को यही बताने गए थे क्या आप कि हम आ तो गए यहाँ पे, लेकिन नितिन गडकरी आएंगे तो उस तरफ चले जाएंगे? अरे भाई, मैं सुकेश जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि मैं राजकीय संन्यास ले लूं तो भी चलेगा, नितिन गडकरी चुन के आना चाहिए। क्योंकि नितिन गडकरी का हारना, या मैं अभी भी बोलता हूं, बीजेपी की एक भी सीट चुन के आ गई महाराष्ट्र में तो मैं संन्यास ले लूंगा, यानी ले लूंगा। अब तो नकारात्मकता आपके हिसाब से नितिन जी भी हार रहे हैं। अरे आपके हिसाब से नितिन गडकरी भी हार रहे हैं, फिर आप कह रहे एक भी सीट नहीं आएगी। सुकेश जी, जो जातीय समीकरण में नितिन गडकरी फंस गए और देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रसाद दिया उससे उनको बड़ी हानि हुई। ये बात मैं यहाँ, अच्छा ठीक है, ओके किशोर जी, अब रुकिएगा। प्रशांत गुप्ता, प्रशांत, कौन कौन से राज्य में आपको लग रहा है बीजेपी की सीटें कम होंगी और कहां कहां बढ़ सकती? देखिए, सारा मुझे लगता है कि राजीव जी और सुकेश जी ने बोल ही दिया कई स्टेट का, लेकिन राजस्थान, वहां पे फाइट है। 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे जबरदस्त फाइट है, और कई जिले ऐसे हैं जिसमें सुविधानंद की जो सीट है वहाँ पे अमरा राव जो लेफ्ट को दे दी कांग्रेस ने, अपनी कांग्रेस वहाँ पे 6 में से 5 सीटें जीती हुई थी, उसके बावजूद भी लेफ्ट के खाते में दे दी थी सीट वो। इसके अलावा चुरू में राहुल कस्वा जो कि लगातार बीजेपी से जीतते रहे थे, इस बार टूट के कांग्रेस से हैं, वहाँ पे फाइट है। ऐसी करीब 8 से 10 सीटें हैं जहाँ पर राजस्थान में भी फाइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछली बार सिर्फ एक सीट थी छिंदवाड़ा की, हालांकि इस बार छिंदवाड़ा में पूरी ताकत झोंकी बीजेपी ने, लेकिन पिछली बार आदिवासी चेहरा दिया था, इस बार चेहरा उन्होंने अलग दिया, फाइट वहां पे हुई है। लेकिन इसके अलावा मंडला है, अगर विंध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी 2 सीटों पे है, काफी अच्छी टक्कर हुई है वहां पर। इसके अलावा अगर हम भिंड मुरैना क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी 2-3 सीटें हैं जहां पे जबरदस्त फाइट हुई है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे पूरे में पूरे बीजेपी थी। 25 में 25 राजस्थान में और 29 में 28 मध्य प्रदेश में थी। तो यहां पर भी करीब, अगर दोनों राज्यों की बात करें तो करीब 16 से 18 सीट ऐसी हैं जहां पे जबरदस्त फाइट हुई है। अब वो टक्कर कितनी विनिंग कंडीशन में तब्दील होगी ये देखना होगा। मतलब अभी फाइट है ये मान सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की बात की है तो उत्तर प्रदेश में जो आकलन हम लोग कर रहे हैं वही आकलन मेरा है। लगभग 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पे जबरदस्त फाइट हुई है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या स्थानीय मुद्दे हो या एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर वहां पे काम किया हो जो बीजेपी के सांसद हैं उनके खिलाफ में। वहीं बिहार में भी मेरे हिसाब से लगभग 10 सीटों पे लगभग जबरदस्त फाइट है। और खासतौर से अगर हम सीमांचल की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक किशनगंज सीट जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन इस बार वहां पे जो बाकी की 4 सीटें हैं वहां पर फाइट है। हालांकि जो पप्पू यादव वाली सीट है उसमें ऐसा लगता है कि आरजेडी और पप्पू यादव की लड़ाई में फायदा शायद बीजेपी वहां पे ले जा सके। और इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुकेश जी ने बोला जिस तरह से, पश्चिम बंगाल को लेकर मुझे भी काफी इंटरेस्ट है कि वहां पर जो पहले का रिकॉर्ड था वो उससे आगे बढ़ेगी बीजेपी या वहीं पे रुकेगी या उसके नीचे जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ठीक है, ओके। अब अनंत विजय, जरा आपने जो 323 का आंकड़ा दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा दिया है 323 का, आप बताइए जरा आपके हिसाब से कहां कहां लॉस हो रहा है बीजेपी को और कहां कहां इतना गेन हो रहा है कि वो पिछली बार से भी 20 सीट ज्यादा जीतेगी?
भाई गेन की सूची देख के मैं अभी हैरत में था। हर राज्य को राज्यवार 10-10 के मतलब लॉ ऑफ एवरेज निकालते हुए भाटी जी ने कहा 10 यहां से कम, 10 वहां से कम, 10 वहां से कम, 10 वहां से कम, तो इस पे 212 पहुंच गया। हाँ, भाई मैं तो कह रहा हूं कि जब आप 10-10 घटा रहे थे तो ये भी तो बताओ कि आप एनडीए की घटा रहे हो कि बीजेपी की घटा रहे हो। एग्जैक्टली। एनडीए की 342 345 सीटें हैं, अगर 40 घटा भी दिए तब भी 300 के करीब तो रही गई ना। तो अगर वो आपके महत्वाकांक्षी फिगर को मान लिया जाए तो मैं तो कह रहा हूं दिल्ली जहां है वहीं रहेगा। हरियाणा में एक सीट रोहतक और एक हिसार, इस पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कांटे की टक्कर में डेफिनेटिव होने से बचते हैं। हाँ, कि मुकाबला बहुत तगड़ा है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। मुझे लगता है कि जैसे हिमाचल चारों सीट बीजेपी को है, लोग कह रहे थे मंडी फंसा हुआ है, लोग कह रहे थे शिमला फंसा हुआ है, लेकिन आप देख लीजिए चारों सीट बीजेपी ठीक को है, आएगी। ठीक है। क्योंकि मंडी में अगर अनिल शर्मा फैक्टर को आप काउंट कर लें तो कंगना का पलड़ा भारी हो जाता है। ठीक है। वहां पर वो जो राजकुमार हैं विक्रमादित्य, उनको- हाँ। हाँ विक्रमादित्य को उनकी उनकी और 6 वहां पर 10 विधानसभाओं में 6 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ठीक है। तो उस लिहाज से भी देखें तो लाहौल स्पीति को छोड़ के बाकी कंगना को एज है। उत्तर प्रदेश- हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का मार्जिन 4 लाख था पिछली बार, इस बार 5 लाख हो जाएगा। ओके। आनंद शर्मा की जमानत बचेगी नहीं बचेगी मुझे नहीं मालूम, है ना। एक शिमला में कांटे की टक्कर हो सकती है, जिसको लेकर वहां के सारे विधायक और सारे मंत्री शिमला क्षेत्र में डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भी उसको प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा हुआ है। तो सीट कहां घट रही है? सुकेश जी अभी कह रहे हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन उनको नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उनको उनकी बात से भाटी जी ने अपने मतलब की बात निकाल ली। सुकेश जी की बात को अगर होलिस्टिकली लेते तो सुकेश जी ये कह रहे थे कि वोट का मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन स्थितियां कमोबेश वही रहेंगी। और बंगाल में देखिए, बंगाल में तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 18 से 24 तो मिनिमम होगा भारतीय जनता पार्टी का। उड़ीसा में सीटें बढ़ेगी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ जाने का फायदा होगा, तेलंगाना में 2-3 सीटों का फायदा हो सकता है। मैं केरल और तमिलनाडु के बारे में अब भी बहुत मतलब कन्विंस नहीं हूं। लोग कह रहे हैं कि केरल में भी 1 सीट आ जाएगी, तमिलनाडु में 3-4 सीटें आ जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है वोट परसेंटेज वहां बढ़ेंगे, सीट में तब्दील हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये देखने वाली। पूर्वोत्तर से इनकी सीटें बढ़ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी 62 सीटें हैं, और जिसको अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, मैं उसको भ्रम का शिकार बोलता हूं। अब मेरठ में कितने कैंडिडेट बदल दिए उन्होंने। कन्नौज जहां वो स्वयं लड़ने गए, उसके पहले किसी और को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, है ना। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो चुनाव परिणाम कुछ और आया था। इस बार जब दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और मायावती जी भी ठीक ठाक चुनाव लड़ रही हैं, ओके। खासतौर पर अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके सीटों को देखें तो उनके उम्मीदवार अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। मैं राजीव जी की बात से सहमत हूं कि अयोध्या की सीट बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, और अवधेश जी को जो अयोध्या शहर के बाहर के इलाके के विधानसभा है वहां से वोट उनको बहुत कायदे से मिला है। ओके अनंत, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, ब्रेक लेना है मुझे। 30 सेकंड राजीव रंजन को देना चाहता हूं मैं। राजीव, आप अमेठी रायबरेली भी गए थे, वहां का असेसमेंट आपका क्या है? राजीव जल्दी से, 30 सेकेंड्स। जिस तरह से बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा देखना है कि पिछले 14 और 19 के मुकाबले जीत का अंतर बड़ा होगा कि कम, वैसे ही 2024 में राहुल गांधी की जीत का आंकड़ा सिर्फ देखना है कि पिछली बार और उसके पिछली बार सोनिया गांधी जितने वोटों से रायबरेली से जीती थी, राहुल गांधी उससे ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं या कम वोटों से जीत रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में सोनिया जी जितने वोटों से जीती थी, राहुल गांधी शायद उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। 2024 का अमेठी का चुनाव एक बार फिर बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना मानक कि केएल शर्मा जीतेंगे कि स्मृति ईरानी जीतेंगी। मुझे नहीं लगता 2 में से कोई जीते। जीत हार का अंतर जो है वो बहुत ही नैरो मार्जिन का होगा। ओके, ब्रेक लेना है राजीव, थैंक यू। ब्रेक लेना है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा बस थोड़ी देर का और इंतजार। 5:50